वह एक जानवर की खाल का पन्ना था। उस पन्ने पर अनगिनत प्रतीक बने हुए थे। वे बिल्कुल शब्दों जैसे नहीं लग रहे थे, लेकिन वे बिल्कुल नहीं थे। आप बर्बर जनजातियों के साथ संवाद कर सकते हैं? सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा। बर्बर जनजातियों को बर्बर इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे जंगली जानवरों की तरह ही रहते थे, लेकिन उनकी अपनी अलग संस्कृति और भाषा थी। ये बदसूरत प्रतीक वास्तव में बर्बर जनजातियों की लिपि थे। कई लोगों ने पहले भी उस लिपि को देखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कैसे पढ़ा जाए। चौथे राजकुमार के लिए इसे पढ़ पाना पूरी तरह से अप्रत्याशित था। लाभ कमाने के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरा प्रयास लगाना चाहिए। जब मैं छोटी थी, तभी से मैं अपने भाग्य को देख सकती थी। उस समय मैंने पहले से ही उन मोल तोल के साधनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था जो मेरे भाग्य को बदल सकते थे। मैंने अनगिनत लोगों को बर्बर जनजातियों में शामिल होने की कोशिश करने के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने उन लोगों को केवल भोजन के रूप में माना। हालांकि इस दुनिया में हमेशा अपवाद होते हैं। एक व्यक्ति को वास्तव में बर्बर जनजातियों में स्वीकार किया गया था। फिर मैंने धीरे धीरे बर्बर जनजातियों की शक्ति से जुड़ना शुरू कर दिया। अपने मिशन को पूरा करते हुए मेरी माँ और मैंने अपनी शक्ति भी बढ़ाई। सच बताऊं तो 3 साल पहले ही मेरे पास फीनिक्स क्राई एम्पायर को जब्त करने में आपकी मदद करने की शक्ति थी, बिना खून की एक भी बूंद बहाए, लेकिन इससे मुझे जरा भी फायदा नहीं होता। सफेद लबादा पहने आदमी ने सिर हिलाया। जारी रखें। इसलिए विक्रम को संभालने के लिए मैंने जानबूझकर उसे सुदृढ़ीकरण की आपूर्ति बंद कर दी। मैंने गुप्त रूप से आसपास के गरीब लोगों को विक्रम की सेना की ओर आकर्षित किया। मैंने गुप्त रूप से विक्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाई, जिससे सभी को लगा कि वह एक देवता है जो उनकी रक्षा करेगा। मैं जानता हूं कि विक्रम किस तरह का व्यक्ति है। वह निश्चित रूप से उन आम लोगों के जीवन का बलिदान नहीं करेगा। चौथे राजकुमार ने उदासीनता से अपना चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। वीर, तुम सच में प्रतिभाशाली हो। यह पहली बार था जब सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने चौथे राजकुमार की प्रशंसा की। चौथे राजकुमार की चाल असाधारण रूप से शानदार थी। उसने साधारण लोगों की जान का इस्तेमाल करके आसानी से विक्रम को अपनी जगह पर बंद कर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक चाल थी जिसका कोई समाधान नहीं था। भले ही विक्रम इसे समझता हो, लेकिन वह असहाय था। वह लाखों आम लोगों के जीवन को अनदेखा करने में असमर्थ था। ऐसी सरल योजना ने विक्रम को हमेशा के लिए सीमा पर बंद कर दिया था। यहां तक कि सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को भी थोड़ी प्रशंसा महसूस हुई। दुर्भाग्य से उन बर्बर जनजातियों ने वास्तव में मुझे अत्यधिक निराशा दी। मैंने गुप्त रूप से उन्हें भोजन और आपूर्ति के मामले में बहुत सहायता भेजी, लेकिन वे अभी भी केवल विक्रम के समान स्तर पर लड़ने में सक्षम हैं। इसलिए वे एक स्थायी युद्ध में समाप्त हो गए। खैर, मुझे लगता है कि उन असभ्य बर्बर लोगों से यही उम्मीद की जा सकती है। चौथे राजकुमार ने अपना सिर हिलाया। सफेद वस्त्र पहने आदमी ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, मुझे बताओ, राघव कहाँ है? उससे पहले ही मर जाना चाहिए था। अगर मेरी गणना सही है तो उसका सिर राजधानी वापस आ जाना चाहिए। वह राघव वाकई एक विचित्र व्यक्ति है, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो अप्रत्याशित चीजों को पसंद करता है। इसलिए मैंने राजेश को भेजा। मुझे विश्वास है कि आप राजेश की शक्ति को जानते हैं। सफेद वस्त्र पहने आदमी के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। मैं उसके बारे में जानता हूं। उसकी साधना का आधार बुरा नहीं माना जा सकता, लेकिन एक छोटी सी क्यू कंडेंसेशन चींटी को संभालने के लिए उसका इस्तेमाल करना एक छोटी सी परेशानी के लिए बहुत बड़ा बवाल खड़ा करना है। चौथे राजकुमार के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी बातें सुनकर ऐसा लगा कि टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र राजेश भी उसके लिए कुछ नहीं था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि इस युवक में, जिसकी उम्र उससे बहुत अधिक नहीं थी, बहुत भयानक शक्ति थी। चौथे राजकुमार की सुरक्षा और भी बढ़ गई। हाँ, मैंने पहले ही कहा है कि मैं एक सतर्क व्यक्ति हूं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसके बारे में मुझे यकीन न हो। ये ठीक वैसा ही है
जैसे मैंने इस बार उस बेवकूफ आर्यवीर को मारने के लिए राघव का इस्तेमाल किया था। सफेद लबादा पहने आदमी ने सिर हिलाया। तुम वाकई आर्यवीर से बहुत बेहतर हो। मैं आर्यवीर की मौत को नजरअंदाज कर सकता हूं और तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर सकता हूं। हालांकि अगर तुम आर्यवीर से भी बदतर निकले तो मैं तुम्हें बहुत साफ तौर पर बता सकता हूं कि तुम्हारी खुद की मौत भी ऐसी चीज बन जाएगी जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर पाओगे। श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति का बोलने का सौम्य तरीका धुंधला गया और वातावरण में एक अशुभ आभा भर गई। चौथे राजकुमार ने उसकी धमकी को नजरअंदाज कर दिया। चिंता मत करो, मैंने सिर्फ इसी मौके के लिए कई सालों तक धैर्यपूर्वक संघर्ष किया है। मैं इस अवसर को तुमसे भी ज्यादा संजो कर रखता हूं। तो ठीक है, अब जब राघव मर चुका है तो मुझे जानना है कि बाद में तुम्हारी क्या योजना है। हालांकि उन्होंने राघव को कम नहीं आंका था, लेकिन एक टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ के सामने राघव के बचने की थोड़ी सी भी संभावना निश्चित रूप से नहीं थी। सोहम उसका सिर वापस राजधानी में ले आएगा और साथ ही राघव द्वारा आर्यवीर की हत्या की रिकॉर्डिंग भी लाएगा। फिर मुझे ग्रैंड जिया से संवाद करने और उन्हें राजधानी को घेरने के लिए अपनी कुलीन सेना भेजने के लिए कहने की जरूरत होगी। उस समय मैं राजेश और रोहन को वापस यहां बुला लूंगा। ग्रैंड जिया हमसे हत्यारे को सौंपने की मांग करेगा और दोनों साम्राज्यों के मित्र बने रहने के लिए मैं शर्मा परिवार के हर व्यक्ति को उचित तरीके से बलिदान कर सकता हूं। वास्तव में मैं उन सभी को उचित समय पर मार सकता हूं, चौथे राजकुमार ने समझाया। उपयुक्त समय से आपका क्या मतलब है? और इसके अलावा जब आप उन्हें कहते हैं तो ऐसा लगता है कि आप सिर्फ शर्मा परिवार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सफेद लबादे वाले आदमी ने हल्के से पूछा। चौथा राजकुमार हंसा। एक समझदार व्यक्ति से बात करना वास्तव में ऊर्जा बचाता है। तुम सही हो। शर्मा परिवार के लोगों को मारने से पहले मैं उसी समय विक्रम के स्टेशन पर बर्बर जनजातियों से हमला करवाऊंगा। उस समय मैं उसके परिवार को मार दिए जाने की खबर भेजूंगा। बर्बर जनजातियों के आक्रमण और अनगिनत आम लोगों की जान को जोखिम में डालते हुए वह निश्चित रूप से अपनी पूरी सेना को राजधानी में वापस नहीं लाएगा। मेरी समझ के अनुसार वह अपनी पूरी सेना को वहां पहरेदारी के लिए छोड़ देगा और अपने परिवार को बचाने के लिए अकेले राजधानी वापस आएगा। हे, उस समय राजेश और रोहन उसे बिना किसी समस्या के मारने के लिए हाथ मिला लेंगे। इसके अलावा हमारे पास ऐसा करने के लिए एक सम्मानजनक कारण भी होगा, इसलिए इससे कोई बड़ी हलचल नहीं होगी। जहां तक उनकी बात है तो मेरा मतलब स्वाभाविक रूप से उन लोगों से है जो मेरे आसपास रहने के योग्य नहीं हैं। राघव को आर्यवीर को मारने में क्राउन प्रिंस का समर्थन मिला है। उसका कोई करीबी इस बात की गवाही देगा। उस समय हमें बस थोड़ा सा सबूत इकट्ठा करना होगा। दो महान साम्राज्यों को सहयोगी बने रहने के लिए यहां तक कि राजकुमार को भी बलि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और जहां तक उसके गुर्गों की बात है, हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर भाग नहीं लिया, वे निश्चित रूप से बेहद संदिग्ध हैं। साम्राज्यों की दोस्ती को बनाए रखने के लिए उन्हें भी बलिदान कर देना सबसे अच्छा है। सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने चौथे राजकुमार को बहुत देर तक घूरा और फिर आह भरते हुए बोला, क्या गहरी साजिश है? इस तरह से पूरा फीनिक्स क्राई साम्राज्य आसानी से तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। वीर, तुम वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी आत्मा जड़ पूरी तरह से साधारण है और मैं साधना पथ पर चलने में असमर्थ हूं। मैं आपके लिए जरा भी खतरा नहीं हूं, चौथे राजकुमार ने कहा। सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी ने हल्के से मुस्कुराया। उसने पहले ही चौथे राजकुमार के शरीर की गुप्त रूप से जांच कर ली थी और पाया था कि उसकी प्रतिभा वास्तव में अत्यंत साधारण थी। ऐसे बुद्धिमान और गहरी साजिश रचने वाले व्यक्ति के प्रति उसे थोड़ा ज्यादा सावधान रहना था। वह निश्चित रूप से किसी और के जाल में अनजाने में नहीं फंसना चाहता था। यदि चौथा राजकुमार साधना के मामले में अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति था, तो निश्चित रूप से वह उसके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। कौन जानता था कि चौथा राजकुमार उससे भी उच्चतर लोकों में कदम रखने के लिए उसका उपयोग करेगा या नहीं। अब उसकी सारी शंकाएं दूर हो गई थीं। चौथा राजकुमार उच्च स्तर तक साधना करने में असमर्थ था।
उसे सिर्फ धर्मनिरपेक्ष दुनिया की शक्ति की परवाह थी। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कहा था। उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। धीरे से अपना चाय का प्याला उठाते हुए सफेद लबादा पहने आदमी मुस्कुराया। बहुत बढ़िया, आर्यवीर की मौत वाकई एक अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि हम खुशी खुशी सहयोग कर सकेंगे। चौथे राजकुमार ने भी अपना चाय का प्याला उठाया। दोनों ने टोस्ट बनाया और एक ही घूंट में अपने अपने प्याले खाली कर दिए। सफेद वस्त्रधारी को अचानक एक बात याद आई। क्या आर्यवीर की कोई छोटी बहन नहीं है? क्या वह अभी भी शाही महल में है? चौथे राजकुमार के चेहरे पर थोड़ी घृणा दिखाई दी। हाँ, उस मूर्ख महिला को आर्यवीर ने हमें नियंत्रित करने के लिए पीछे छोड़ दिया था। तुम उसे मारना नहीं चाहते थे? खैर, वह एक पिल एडेप्ट है और उसका एक खास दर्जा है। मैंने उसकी सेवा के लिए 2 सुंदर मजबूत पुरुषों को रखा है। वह उनके साथ व्यस्त है और हमारे लिए कोई बड़ी परेशानी नहीं लाएगी। सफेद वस्त्र पहने आदमी ने सिर हिलाया। वह आरवी वास्तव में एक पूर्ण मूर्ख थी। उसे यह जानकर राहत मिली कि चौथे राजकुमार ने उसे संभाला था। जहां तक उसके भाई की मौत की बात है, तो उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी। उनके बीच कभी भी कोई पारिवारिक प्यार नहीं रहा। जब तक उसके साथ कुछ बुरा नहीं होता, उसे इसकी परवाह नहीं होगी। इसके अलावा आर्यवीर को राघव ने मार डाला था। भले ही उसे कुछ नफरत महसूस हुई हो, लेकिन वह नफरत राघव पर ही पड़ेगी। ठीक है आनंद, मुझे तुमसे कुछ मदद मांगनी है। जब उन दोनों के बीच सहमति बन गई, तो चौथे राजकुमार ने सीधे उसे भाई कहना शुरू कर दिया। बोलना। आप यह भी जानते हैं कि राजेश और रोहन को नियंत्रित करने के लिए उनसे वादा किया गया है कि एक बार यह मामला पूरा हो जाने पर उन्हें साम्राज्य का आधा हिस्सा मिलेगा। उस समय जब मैंने उनसे वादा किया था, तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मुझे साम्राज्य प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए उनके साथ उदार होने से भी मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। लेकिन अब फीनिक्स क्राई का सारा हिस्सा मेरे हाथों में आने वाला है। मैं दूसरों को अपनी भूमि पर नियंत्रण कैसे दे सकता हूं? तो क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें अपने नियंत्रण में लाने में आपकी मदद करूं? काफी हद तक। मुझे उम्मीद है कि आनंद मुझे सिखाएंगे कि मैं उन्हें कैसे आज्ञाकारी ढंग से मेरी बात मानूं और उनके मन में विद्रोह के विचार न आने दूं। चौथे राजकुमार ने सावधानी से कहा। सफेद लबादा पहने आदमी ने हंसते हुए कहा, वीर, आह वीर, तुम निर्दयी हो। तुम वाकई अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि एक बार यह मामला खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें एक ऐसी तकनीक सिखाऊंगा जिससे तुम उन दोनों को अपना गुलाम बना सकोगे। यह सुनकर चौथा राजकुमार बहुत खुश हुआ। अब सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। योजना का अंतिम भाग पूरा होने वाला था। राजेश और रोहन उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गए थे। उस समय उसने उन्हें साम्राज्य के आधे हिस्से पर नियंत्रण देने का वादा किया था। यह उनके स्थानीय इंपीरियल होने के बराबर था। इस तरह राजेश और रोहन को चौथे राजकुमार के लालच और प्रलोभनों के कारण गुप्त रूप से समझौता करने के लिए राजी किया गया था। लेकिन केवल उन तीनों को ही इसके बारे में पता था। अब चौथे राजकुमार को खुद को इससे मुक्त करने का अवसर मिल गया था। वह स्वाभाविक रूप से दूसरों को अपने साम्राज्य पर नियंत्रण करने के लिए तैयार नहीं था। सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति के वादे का मतलब था कि अब उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यद्यपि चौथे राजकुमार को श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, फिर भी वह जानता था कि उसकी उत्पत्ति निश्चित रूप से चौंकाने वाली और उसकी कल्पना से परे थी। इसलिए उसे उस पर भरोसा करने की जरूरत थी। जब तक उसे सफेद वस्त्र पहने आदमी का समर्थन प्राप्त था, चाहे वह फेनिक्स क्राई साम्राज्य हो या ग्रैंड जिया साम्राज्य, वह जो चाहे हासिल कर सकता था। अब सब कुछ तैयार था। उन्हें बस एक आखिरी चीज की जरूरत थी। एक बार राजेश वापस आ गया तो योजना का अंतिम चरण शुरू हो सकता था। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि इस दुनिया में हमेशा एक चीज ऐसी होती है जो कभी खत्म नहीं होती। उन्हें दुर्घटनाएं कहा जाता है। जब राघव ने एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं, तो उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत चुका था।
शायद सिर्फ 1 घंटा बीता था, शायद पूरा दिन बीत गया था। वह उन चीखते हुए बंदरों की आवाज सुनकर जाग गया था। अपने शरीर पर नजर डालने पर पता चला कि उसके घावों पर लगा ज्यादातर खून सूख चुका था। यह निश्चित रूप से भाग्यशाली होने जैसा था, अन्यथा अगर उसका खून बहता रहता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। धीरे धीरे खड़े होते हुए उसने महसूस किया कि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है और वह लगभग फिर से जमीन पर गिर गया। एक बड़े पेड़ के सहारे टिककर उसे कुछ देर तक इंतजार करना पड़ा। उसके बाद उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। जब उसने सिर उठाकर चारों ओर देखा तो उसने देखा कि पेड़ों की चोटियों पर दर्जनों बंदर थे। उनमें से कई अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहे थे। राघव को पता था कि इसका मतलब शायद यह था कि जंगल के इस हिस्से में किसी ने हमला किया था, लेकिन क्या वह जानवर था या इंसान? लेकिन कोई बात नहीं, दोनों ही राघव के लिए खतरा थे। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने अपनी स्थानिक अंगूठी में तलवार रख दी। अपने घावों को देखते हुए उसने अपने दांत पीस लिए और एक दवा की गोली खा ली। उसके हाथ के हल्के से ऊपर उठने से ही उसके कुछ घाव खुल गए। खून तुरंत बह निकला। इनमें से कुछ घावों में वास्तव में राजेश की तलवार के टुकड़े अभी भी मौजूद थे। ठंडे लोहे से बने होने के कारण वे टुकड़े निश्चित रूप से शरीर के लिए बेहद खतरनाक थे। उन्हें बहुत लंबे समय तक अंदर नहीं छोड़ा जा सकता था। यद्यपि उन्हें संभालने के लिए यह सबसे अच्छी जगह नहीं थी, लेकिन अगर वह उन्हें अपने शरीर में और अधिक समय तक रहने देता तो वे उसकी गतिविधियों में बहुत बाधा उत्पन्न करते। राघव ने पहले कुछ खून के थक्के जमने की गोलियां खाईं और खून के बहाव को कम से कम रखने की पूरी कोशिश की। अगर उसका खून बहुत ज्यादा बह जाता तो उसके पास चलने की भी ताकत नहीं बचती। अपने कुशल प्रयास से राघव ने अपने शरीर से 1 दर्जन से ज्यादा तलवार के टुकड़े निकाले। जब उसकी तलवार टूट गई थी तो वह और राजेश दोनों ही उन टुकड़ों से घायल हो गए थे। तलवार के टुकड़े निकालने के बाद भी राघव को बहुत चक्कर आ रहा था। यह इस बात का संकेत था कि उसने बहुत ज्यादा खून खो दिया था। पेड़ों पर बैठे बंदरों को देखकर और उनकी चीखें तेज होती सुनकर राघव को पता चल गया कि उनकी आंखों में दिखने वाला लक्ष्य तेजी से नजदीक आ रहा है। कई औषधीय गोलियां खाने के बाद उसने अपने थके हुए शरीर को पहाड़ से नीचे घसीटा। अब जबकि राजेश भाग चुका था, उसे भी अपने घावों को भरने के लिए जल्दी से कोई जगह ढूंढनी थी। राजेश के साथ उस अंतिम आदान प्रदान में उसने स्प्लिट द हेवंस का इस्तेमाल किया था। इससे उसकी सभी मेरिडियन टूट गई थीं और वह अब आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने में असमर्थ था। यह उसकी सबसे कमजोर स्थिति थी। वह पहाड़ से 10 मील नीचे उतरा था। तभी उसके सामने दर्जनों मीटर चौड़ी नदी दिखाई दी। राघव ने इधर उधर देखा और एक चौड़ा गिरा हुआ पेड़ देखा। उसने उस पेड़ को पानी में धकेल दिया। वह पेड़ बहुत पहले ही मर चुका था और पानी में बहुत अच्छी तरह से तैर रहा था। राघव उसके ऊपर रेंगता हुआ चला गया ताकि उसका शरीर नदी में बह जाए और पानी उसके घावों को न छुए, अन्यथा नदी का पानी उसके घावों को और भी बदतर बना सकता था। सौभाग्य से नदी बहुत स्थिर रूप से बह रही थी और राघव आसानी से पेड़ के ऊपर रहने में कामयाब रहा। वह पूरे दिन नदी के साथ बहता रहा। नींद की हालत में वह अचानक एक तेज लगातार गड़गड़ाहट की आवाज से जाग गया। राघव जल्दी से नाव चलाते हुए किनारे की ओर बढ़ा। आगे देखते ही उसे बड़ा डर लगा क्योंकि उसने अपने सामने झरना देखा था। वह झरना सैकड़ों मीटर ऊंचा था। अगर वह सोता रहता और नीचे गिर जाता तो उसकी मौत हो जाती। नदी अभी जंगल से बाहर नहीं निकली थी। राघव जानता था कि उसे अपने घावों को भरने के लिए जल्दी से कोई जगह ढूंढनी होगी। इससे पहले राघव ने नदी के किनारे कई जगहों पर आने का नाटक किया था, इसलिए उसे खोजने वाले किसी भी व्यक्ति को निश्चित रूप से उन मोड़ों पर बहुत समय बर्बाद करना होगा। यह समय उसके स्वस्थ होने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन उससे पहले उसे अभी भी एक सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। जंगल से गुजरते हुए उसे एक घाटी दिखाई दी। घाटी बड़ी नहीं थी और उसके दोनों ओर पत्थर थे। ऐसी जगह पर कुछ प्राकृतिक गुफाएं होनी चाहिए जो आश्रय के लिए उपयुक्त हों।
जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, उसे अचानक खतरे का एहसास हुआ और साथ ही पीछे से तेज हवा का झोंका भी आया। वह जल्दी से आगे बढ़ गया। एक विशाल प्राणी उसके पीछे से उड़ता हुआ आया और वह बाल बाल बच गया। राघव जमीन पर लौटने लगा। जब उसने सिर उठाकर देखा तो पाया कि यह 3 मीटर से ज्यादा लंबा एक बड़ा तेंदुआ था जो उसे घूर रहा था। चट्टान तेंदुआ। राघव को बहुत तेज सिरदर्द हुआ। वह एक प्रथम श्रेणी का जादुई जानवर था। उसके फर का रंग चट्टान की चट्टानों जैसा ही था। जब वह चट्टानों के बीच छिपा हुआ था तो उसे पहचान पाना बहुत मुश्किल था। यह बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन इसकी गति चौंकाने वाली थी। इसके पंजे और दांत स्टील से कम नहीं थे। इतनी बुरी तरह घायल होने के कारण उसकी आध्यात्मिक समझ में भारी गिरावट आ गई थी। वह वास्तव में अपने आसपास के खतरे को महसूस नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी इंद्रियों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया था। वह चट्टान तेंदुआ कुछ हद तक चौंक गया कि उसने उसे एक ही झटके में नीचे नहीं गिराया। उसने अपनी अविश्वसनीय गति के साथ फिर से राघव पर हमला किया। एक सामान्य तेंदुआ डरावना नहीं था, लेकिन क्लिफ तेंदुए का शरीर बिल्कुल बैल जैसा था। अपने तीखे पंजों और दांतों के साथ यह जादुई जानवरों की खाद्य श्रृंखला में पहले स्थान पर था। राघव ने ठंडी सांस ली। अपनी अंगूठी को रगड़ते हुए उसकी तलवार उसके हाथों में वापस आ गई और उसने उसे क्लिफ लेपर्ड पर फेंक दिया। तलवार सीधे क्लिफ लेपर्ड के सिर पर लगी, लेकिन राघव को पीछे हटना पड़ा। उसकी तलवार उसके हाथ से छूट गई और वह उड़ गया। अरे, मुझमें तो सामान्य शक्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं बचा है। राघव इस समय आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने में असमर्थ था। इसके अलावा उसका भौतिक शरीर भी गंभीर रूप से घायल था। उसकी तलवार सीधे क्लिफ लेपर्ड के सिर पर लगी थी, फिर भी तलवार दूर जा गिरी और वह उड़ गया। उसके कुछ घाव खुल गए और फिर से खून बहने लगा। हालांकि राघव बहुत कमजोर अवस्था में था, फिर भी उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी। उस क्लिफ तेंदुए का सिर उसकी तलवार से हड्डी तक काट दिया गया था। अगर किसी आम जंगली जानवर को इतनी गंभीर चोट लगती तो वे निश्चित रूप से दर्द से भाग जाते, लेकिन जादुई जानवरों की हड्डियों में एक जन्मजात अत्याचारी स्वभाव था। राघव के हमले ने इसके हिंसक स्वभाव को भड़का दिया था और इसने अपने सिर से बहते खून की भी परवाह नहीं की और गुस्से में राघव पर फिर से हमला कर दिया। राघव ने फिर से जमीन पर लोट लगाई, उसके जंगली हमले से बचते हुए। उसी समय उसने एक जोरदार लात भी मारी जो उसके पेट पर लगी। वह चट्टानी तेंदुआ हवा में लुढ़क गया, लेकिन उसकी त्वचा और मांस सख्त थे। राघव की लात से कोई घाव नहीं हुआ था। जैसे ही वह स्थिर हुआ, उसने एक बार फिर राघव पर हमला किया। राघव अंदर से बहुत चिंतित था। अगर उसके पास तलवार होती तो वह उसे जरूर मार सकता था। हालांकि वह तलवार 30 मीटर दूर उड़कर चली गई थी। ऐसी दूरी आम तौर पर उसके बिल्कुल पास होती थी, लेकिन अब वह क्लिफ लेपर्ड के साथ उलझ गया था। खून की कमी के अलावा उसका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। वह 30 मीटर की दूरी उसके लिए पार करना नामुमकिन था। उसका शरीर असाधारण रूप से कमजोर था और उसकी प्रतिक्रियाएं सामान्य की तरह तेज नहीं थीं। उसने एक बार फिर क्लिफ तेंदुए को चकमा दिया, लेकिन उसके तीखे पंजे उसके पेट को हल्के से काटने में कामयाब रहे, जिससे ज्यादा खून बहने लगा। राघव ने एक बार फिर उसे लात मारी, जिससे वह उड़ गया। लेकिन उस लात के बाद राघव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह कुछ भी देखने में असमर्थ हो गया। उसने अंदर ही अंदर आह भरी। वह पहले ही बहुत ज्यादा खून खो चुका था। वह वास्तव में बेहोश होने की कगार पर था। किसने सोचा था कि मैं, राघव, यहां एक जंगली जानवर के हाथों मर जाऊंगा। उस अंधेरे में उसे उसके खून से सने मुंह का एहसास हो रहा था। वह उसके पेट में समा जाने वाला था। प्लॉप। उसने कुछ सुना और फिर उसे महसूस हुआ कि उसका गला गर्म हो गया है, जैसे कोई तरल पदार्थ उसके गले में डाला जा रहा हो। फिर उसने कुछ बहुत दूर से आती हुई आवाजें सुनी। वे आवाजें इंसानों जैसी लग रही थीं। एक आवाज तो औरत जैसी थी। फिर वह पूरी तरह और अंतहीन अंधेरे में डूब गया।